हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग व्रत के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि व्रत किसे कहते हैं और व्रत से संबंधित सभी परिभाषाएं देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, व्रत का केंद्र, व्रत की त्रिज्या, आपको मैं सभी टॉपिक दिखा देता हूँ। व्रत का व्यास, व्रत की जीवा, व्रत की परिधि, व्रत की छेदक रेखा, व्रत की चाप और लघु चाप, दीर्घ चाप, अर्धव्रत और व्रत का वृत्तखंड और व्रत के वृत्तखंड देखेंगे। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग यही सब देखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग शुरुआत से शुरू करके देखते हैं और आपको ये वीडियो फुल वॉच करनी है, जिससे कि आप लोग भी व्रत के बारे में काफ़ी नॉलेज ले लें। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि व्रत जो कि है, ये किसी भी क्लास का बच्चा देख सकता है, क्योंकि व्रत आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इन्हें आपको समझना भी चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले व्रत देखना है। हम लोग टॉपिक शुरू कर रहे हैं व्रत, तो हमें सबसे पहले व्रत पता होना चाहिए, व्रत होता क्या है। और देखिए, मैं आपके लिए ये सब डिफिनेशन लिख कर लाया हूँ। अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं ये डिफिनेशन, तो आप मत समझिए, बट इसके कॉन्सेप्ट को ज़रूर समझ लीजिए। तो चलिए, व्रत सबसे पहले हम लोग देखेंगे। व्रत, जिसे आप लोग सर्कल कहते हैं, देखेंगे। व्रत उन सभी बिंदुओं का वह समूह है, वह पथ है जो एक दिए गए स्थिर बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। देखिए, इसका आपका सिंपली मतलब समझ लीजिए, आपको और कुछ नहीं करना है। व्रत क्या होता है? उन सभी बिंदुओं का वह पथ जो दिए गए स्थिर बिंदु से समान दूरी पर हो। मतलब देखिए, कोई हमारे पास स्थिर बिंदु होगी और उन सभी बिंदुओं का वह समूह जो स्थिर बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। देखिए, आपको डिफिनेशन नहीं समझ में आ रही, आप समझिए, मैं बता कर रहा हूँ। देखिए, व्रत होता क्या है? व्रत का एक निश्चित बिंदु होता है जिससे समान दूरी पर, देखिए इतनी दूरी खींची, ये सपोज करिए 2 सेंटीमीटर है। समान दूरी पर एक ऐसा बिंदु का पथ होता है। देखिए, समान दूरी का मतलब होता है कि यहाँ से यहाँ भी दूरी 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, ऐसा ही आपका एक पथ बना होता है जिसे आप व्रत कहते हैं। देखिए, हम इसको मिला देते हैं और ये जो बना, ये आकृति आपकी व्रत कहलाती है। मैं आपको अब बना के दिखाता हूँ कि कैसा व्रत होता है। देखिए, व्रत आपका कुछ इस प्रकार का होता है और ये मैंने बनाया कैसे, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। आपके पास प्रकार होगा। देखिए, सबसे पहले ये हमारे पास प्रकार है। हमने इसको 2 सेंटीमीटर तक किया। आपको मैं दिखा देता हूँ करके भी। देखिए, ये मैंने 2 सेंटीमीटर, इसको थोड़ा और कम कर लेते हैं। देखिए, 2 सेंटीमीटर मैंने ये पूरा कर लिया। और देखिए, मैं यहाँ से मैं ऐसे, देखिए यहाँ रख रहा हूँ, यहाँ से रखूँगा ये भी 2 सेंटीमीटर होगा और यहाँ रखूँगा तब भी ये 2 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये तो 2 सेंटीमीटर है ही ना। तो मैं एक ही निश्चित बिंदु से इसको भी रखा हूँ, रुकिए थोड़ा, इसको भी रखा हूँ। आप दूसरी जगह समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले मैंने इसको 2 सेंटीमीटर ले लिया, ये इसके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। अब देखिए, मैंने इस वाले बिंदु को आपको मैं समझा देता हूँ। इस बिंदु को मैं निश्चित कर दूंगा, मतलब स्थिर कर दूंगा। ये देखिए, मैंने इसको स्थिर कर दिया। मैंने यहाँ पकड़ लिया, खूब दाब के एकदम ऐसे पकड़ लिया, और इससे मैंने यहाँ भी ऐसे किया और यहाँ भी ऐसे किया, यहाँ भी ऐसे किया। तो आप बताइए, ये इतनी दूरी, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान होगी क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर है इतनी, और यहाँ से यहाँ तक होगी। देखिए, ये 2 सेंटीमीटर है, इसके बीच का ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। क्योंकि मैंने इसी से रखा, तो ये भी इतनी 2 सेंटीमीटर होगी और ये वाली भी 2 सेंटीमीटर होगी। और देखिए, मैंने इसको ऐसे मिला दिया और मैंने इसको ऐसे मिला दिया। अब मैं इसको थोड़ा घुमा देता हूँ, इसको भी ऐसे कर दिया मैंने, इसको भी कर दिया, और ये मैंने ऐसे कुछ मिला दिया। तो देखिए, ये जो आकृति हमारी बनी है, इसे ही आप व्रत कहते हैं। मैं इसको और अच्छे से बना देता हूँ। ये जो आकृति आपकी बनी, इसे आप व्रत कहेंगे। अब देखिए, ये हमारा निश्चित बिंदु था,
इसे हमने निश्चित कर दिया था। ये हमारा निश्चित बिंदु हो गया था। क्यों? ये हमने यहाँ निश्चित कर दिया और यहाँ से यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर था। तो देखिए एक हिसाब से यहाँ भी काटा और इधर से भी यहाँ काटा, तो ये भी नहीं 2 सेंटीमीटर होगी बिल्कुल। और ये भी आपकी 2 सेंटीमीटर होगी, ये भी 2 सेंटीमीटर। क्यों 2 सेंटीमीटर? क्योंकि ये जो है ये बीच की 2 सेंटीमीटर है। देखिए मैंने इसको ऐसे किया तब भी ये यहाँ आ रही, मतलब 2 सेंटीमीटर, और यहाँ किया तब भी 2 सेंटीमीटर, और इसी को उलट दिया तब भी 2 सेंटीमीटर। तो कहने का सिर्फ ये मतलब है कि निश्चित बिंदु से समान दूरी पर खींचा गया वृत्ताकार पथ आपका वृत्त कहलाता है। अब देखिए हम लोग इसको समझ लेते हैं। यहाँ क्या लिखा है? वृत्त उन बिंदुओं का समूह है। ये कोई बिंदुओं का समूह है, बिंदुओं का पथ है जो दिए गए स्थिर बिंदु से समान दूरी पर। ये कोई स्थिर बिंदु है। देखिए मैं ऐसे समझा रहा हूँ, ये कोई स्थिर बिंदु है, इसको मैंने ऐसे किया, ऐसे कर दिया। तो देखिए यहाँ से इसके बीच की दूरी समान है, और यहाँ पर भी इसके बीच की दूरी समान है, और यहाँ पर भी इसके बीच की दूरी समान है। तो इसीलिए ये डिफिनेशन है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप देखिए हम लोग वृत्त का केंद्र देखेंगे। वृत्त का केंद्र आपका कुछ नहीं होता है, जो आपका ये निश्चित बिंदु होता है इसे वृत्त का केंद्र कह देते हैं। सिंपली यही होता है वृत्त का केंद्र। इसे सेंटर कहते हैं इंग्लिश में। और आप डिफिनेशन भी देख सकते हैं। डिफिनेशन मैंने आपके समझने के लिए लिखा है, या आप कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं। अब देखिए वृत्त की त्रिज्या हमें देखनी है, इसे आप रेडियस कहते हैं। त्रिज्या भी आपको मैंने बताई क्या होती है। देखिए ये मैंने बनाया, ये निश्चित बिंदु है और ये आपका वृत्ताकार पथ हो गया। इतना हो गया। यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है, यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है, इसे ही आप कहते हैं त्रिज्या। इसे ही आप त्रिज्या कहते हैं। सिंपली यही है। और ये जो मैंने यहाँ खींची, इसको भी त्रिज्या, इसको भी त्रिज्या, और इसको भी त्रिज्या कहते हैं। अब देख लेते हैं त्रिज्या इसमें क्या दिया है। वह रेखाखंड जो वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु को केंद्र से मिलाता है वृत्त की त्रिज्या कहलाते हैं। कहने का सिर्फ ये मतलब है कि कोई रेखाखंड होते हैं जिसकी निश्चित लंबाई हो। वह रेखाखंड जो वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को केंद्र से मिला। आप देखिए रेडियस होता क्या है? वृत्त के केंद्र को किसी भी बिंदु से मिलाने पर। देखिए मैं इसको इससे मिला देता हूँ, ये मैंने इसको इससे मिला दिया, तो ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी। इसको इससे मिला दिया, देखिए, और इसको मैंने इससे मिला दिया। अब देखिए आप बताइए ये दोनों समान होंगी? आप कहेंगे यस समान होंगी, क्योंकि एक ही इसको निश्चित मान के सभी के ऐसे घुमाया गया है, ऐसे। तो इसीलिए इसकी सभी त्रिज्याएं समान होती हैं। और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि वृत्त जो होता है वो आपका अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है। जैसा कि मैंने यहाँ बिंदु रखे हैं, अगर आप इसको और जूम करके देखेंगे इनके बीच में बहुत गैप दिखेगा, तो आप इसमें पता ही नहीं लगा सकते कि वृत्त कितने बिंदुओं से मिलकर बना होता है। तो इसीलिए हम लोग कह देते हैं कि वृत्त अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है। और अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है तो उसकी त्रिज्याएं भी अनंत होंगी। क्यों अनंत होंगी? क्योंकि हम लोग जब केंद्र को वृत्त के किसी बिंदु से मिलाते हैं तभी तो हमारी त्रिज्या बनती है, और इसके बीच में बहुत सारी होंगी, हम किसी को भी मिला देंगे तो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। और ये बात ध्यान रखना है, वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती हैं। मैंने आपको बताया क्यों समान होती हैं, क्योंकि हमने एक निश्चित बिंदु मान के, वृत्त ही क्या होता है पहले ये समझिए। वृत्त किसी निश्चित बिंदु को मानकर समान दूरी पर खींचा गया वृत्ताकार पथ होता है। और ये देखिए त्रिज्या क्या होती है, जब इसको इससे मिला दें, और ये सभी समान दूरी पर हैं केंद्र से, तो इसीलिए ये बीच की दूरी समान होगी। सभी त्रिज्याएं, मैंने यहाँ पर लिखा है कि सभी त्रिज्याएं समान होती हैं। और अब देखिए आपको वृत्त का व्यास समझना है। वृत्त का व्यास आपका होता क्या है?
पहले आप इसमें समझिए वृत्त का व्यास होता क्या है। आपने समझ लिया ये वृत्त की त्रिज्या है त्रिज्या, ये आप कहेंगे कि ये त्रिज्या है, मैंने यहाँ भी खींच दिया, ये भी त्रिज्या है, और ये मैंने यहाँ खींच दिया तब भी त्रिज्या, समझते रहिए, और ये मैंने यहाँ खींच दिया तब भी त्रिज्या है। अगर मैंने इसके एकदम सामने ऐसे खींच दिया तो ये यहाँ से यहाँ तक ये भी त्रिज्या है। और व्यास क्या होता है, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या जो एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, सीधी एक सीधा रेखाखंड बना रही हैं, इसे ही आप वृत्त का व्यास कहते हो। और उसी प्रकार यदि मैं इसको एकदम सीधा मिलाता हूँ, देखिए मैं स्केल रख के मिला रहा हूँ, ऐसे मैंने इसको एकदम सीधे मिला दिया, तो देखिए जो ये होता है ये आपका व्यास होता है। अब देखिए इतनी तो आपकी यहाँ से यहाँ तक मैं ऐसे कर देता हूँ, यहाँ से इसको मैं इस कलर में कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। देखिए मैंने इसको ऐसे कर दिया, यहाँ से यहाँ तक एक ये त्रिज्या है। अब देखिए मैं मान लूँगा कि ये त्रिज्या आपकी आर है। आर मतलब कि कोई 1-2 सेंटीमीटर 5-6 ऐसे कुछ होगा, जितनी भी इसकी लेंथ होगी। मान लिया मैंने ये आर है, इसको आर मान लिया, तो क्या ये कितनी होगी, तो आप कहेंगे ये भी आर होगी। क्यों होगी, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं समान होती हैं। मैंने यहाँ खींच दिया तो ये भी आर होगी, ये भी आर होगी। अब देखिए इस पूरे को व्यास कहते हैं, तो ये पूरा क्या होगा, आर प्लस आर 2r। ये जो होता है ये पूरा व्यास होता है, और ये आपकी 2 त्रिज्याएं होती हैं, और इनको जोड़ेंगे तभी हमें ये पूरा व्यास मिलेगा। तो r प्लस आर 2r। तो आप ये कह सकते हैं कि वृत्त का व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। कैसे, देखिए r ये हमारी है, ये मैंने इसीलिए फॉर्मूला लिखा है, ये r है, इसका अगर हम 2 गुना करेंगे मतलब 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2r हो जाएगा। इनको जोड़ने पर 2r आ रहा है, तो इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि वृत्त का जो व्यास होता है वो त्रिज्या के 2 गुने के बराबर होता है। जैसा मैंने लिखा वृत्त का व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। अब देखिए व्यास वृत्त की जीवा भी कहलाती है। अब ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, व्यास वृत्त की जीवा, अब जीवा क्या होती है, तो देखिए सबसे पहले हम इधर जीवा समझ लेते हैं, जीवा होती क्या है। वृत्त की जीवा, देखिए इसे इंग्लिश में कॉर्ड कहते हैं। अब कॉर्ड क्या होती है, वह रेखाखंड जो वृत्त पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने से बनता है। मतलब कि वृत्त पर किन्हीं अलग अलग बिंदुओं को मिलाने से जो हमारा रेखाखंड बनता है उसे ही हम लोग जीवा कहते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे हमने एक ये बिंदु लिया और एक ये बिंदु लिया, अब हम इनको मिलाते हैं। अब देखिए मैंने इसको इससे मिला दिया। अब देखिए ये जो आपका बना है वृत्त के अंदर, यही आपकी जीवा हो जाएगी। अब एक और समझिए, जैसे मैंने इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाया, देखिए इससे मिला दिया, ये बाहर आपका नहीं जाएगा, तो ये भी आपकी जीवा हो जाएगी। उसी प्रकार मैं इसको इसमें समझा रहा हूँ, ऐसे खींच दिया तब भी ये जीवा है, क्योंकि यहाँ कोई 2 बिंदु होंगे उनको मिलाया तभी बनी। और ये मैंने कुछ ऐसे खींच दिया तो ये भी आपकी जीवा होगी। आप किसी भी तरह खींचिए, आपकी सभी जीवा होंगी। ये मैंने ऐसे खींच दिया तभी ये आपकी जीवा होगी। तो आई होप आप जीवा समझ गए होंगे। अब देखिए जीवा मैंने ऐसे बनाई, अगर मैं इसी को ऐसे बना दूँ, मैं केंद्र से इसको ले जाऊँ, तो देखिए क्या होगा। ये जो मैं केंद्र से इस वाली जीवा को ले गया हूँ, और ये भी जीवा है आपकी, और आप लोग इसका नेम जानते हैं, इसे आप व्यास भी कहते हैं, इसे आप व्यास भी कहते हैं। तो आप इससे ये कह सकते हैं व्यास वृत्त की जीवा भी कहलाती है। मतलब जो व्यास होता है वो वृत्त की जीवा भी होती है, और व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। देखिए जीवा
ये ऐसे होते दो बिंदुओं को मिलाया, तो हमने इन दो बिंदुओं को मिलाया तो ये हमें तो व्यास मिल गया। और व्यास जीवा बात एक ही है। और व्यास तो आपका ये होता है सिर्फ जो केंद्र से जाता है, जीवा आपकी किसी भी बिंदु से होकर जा सकती है। तो आप ये कह सकते हैं जो व्यास होता है वो सबसे लंबी जीवा होती है। और ये देख लीजिए अब वृत्त की परिधि क्या होती है। इसमें देख लीजिए वृत्त का व्यास भी वृत्त की जीवा होती है, मतलब जो वृत्त का व्यास होता है वो भी आपकी वृत्त की जीवा होती है। वृत्त की परिधि, इसे आप इंग्लिश में सरकमफेरेंस कहते हैं। अब देखिए वृत्त का परिमाप वृत्त की परिधि कहलाती है। अब देखिए परिमाप का मतलब होता है पूरे बाउंड्री मतलब चारों ओर का ये जिस बाउंड्री से वो घिरी होती है उसे आप परिमाप कहते हैं। और वृत्त में ये बाउंड्री आपकी परिधि कहलाती है। जो ये इधर का आपका पोर्शन होता है ये आपकी परिधि कहलाती है। जैसे इसमें देखें ये पूरा इतना पोर्शन आपकी परिधि कहलाएगा, मतलब ये जो किनारे का सब भाग है इसे आप वृत्त की परिधि कहेंगे। जैसे इसमें देखिए ये जो आपका भाग है इसे आप वृत्त की परिधि कहेंगे। तो वृत्त की परिधि भी आप समझ गए होंगे। अब देखिए अब हम लोग समझते हैं कि अर्धवृत्त क्या होता है। हम लोग समझेंगे अर्धवृत्त क्या होता है। और देखिए वृत्त का व्यास वृत्त को दो भागों में बांटता है। देखिए जो वृत्त का व्यास, ये देखिए व्यास है, ये वृत्त को दो भागों में बांटता है। और ये जिन दो भागों में बांटता है ये दोनों समान होते हैं, मतलब जो इसका क्षेत्रफल होता है ये इसके बराबर होता है। सिंपली यही है। और इनका भी एक स्पेसिफिक नाम होता है, इनका भी एक विशेष नाम होता है जिसे आप अर्धवृत्त कहते हैं। इंग्लिश में इसे सेमी सर्कल कहते हैं। तो आपको अर्धवृत्त भी समझ में आ गया हो। अब देखिए वृत्त की छेदक रेखा क्या होती है। इसे इंग्लिश में सीकेंट ऑफ सर्कल, मतलब कि वृत्त की छेदक रेखा सीकेंट आप कह सकते हैं। और सीकेंट होती क्या है? सीकेंट एक रेखा जो वृत्त को दो विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए प्रतिच्छेद का मतलब है काट के निकल जाती है, तो उसे आप छेदक रेखा कहते हैं। देखिए ये रेखा है जो आपको वृत्त को दो बिंदुओं पर, एक ये ए बिंदु है एक ये बी, दोनों पर काट के निकल गई है, तो इसे आप छेदक रेखा। छेदक का मतलब होता है ही है आपका काटना। और इसमें देखिए जो ये ओ केंद्र वाला वृत्त है इसमें पी क्यू जो है ये भी आपकी छेदक, पी और क्यू बिंदुओं पर कट कर रही ये रेखा, तो ये भी आपकी छेदक रेखा हो जाएगी। और आप देखिए अगर हम लोग इस छेदक रेखा से ये बाह्य वाले दोनों भाग हटा दें तो ये आपकी कॉर्ड मतलब कि जीवा हो जाती है। तो इससे आप कह सकते हैं छेदक रेखा का भाग ही आपकी कॉर्ड होती, जीवा होती है। अब देखिए वृत्त का चाप क्या होता है। चाप आपने पढ़ा होगा कि आप कुछ रचना वाले चैप्टर में ऐसे चाप लगाते होंगे, ऐसे चाप लगाया, ऐसे लगाया, फिर ऐसे काटते होंगे, ऐसे काटते होंगे। तो आप ये जो मैंने किया आप इसे चाप कहते हैं। ये वाला भाग ये आपका चाप कहलाता है, ऐसे इसे आप चाप कहते हैं। तो आपने यही पढ़ा होगा और इसी से रिलेट करके आप इसे भी पढ़ लेंगे। देखिए वृत्त का चाप, इसे आर्क इंग्लिश में कहते हैं। वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के मध्य का वह भाग। आप डिफिनेशन पर मत ध्यान दीजिए, अब यहाँ समझिए। देखिए वृत्त की परिधि पर कोई भी दो बिंदु, दो या दो से अधिक बिंदु होते हैं, और ये जो होती है आप ऐसे समझिए जैसे मैंने ये प्रकार लिया और मैंने इसको ऐसे कर दिया, यहाँ से ऐसे कर दिया, तो ये हमारा चाप कुछ पी बी ऐसे बना। और इस पी बी चाप को हम लोग वृत्त का चाप कहते हैं, क्योंकि ये वृत्त की परिधि पर है इसीलिए वृत्त का चाप कहते हैं। और वृत्त के चाप को कैसे लिखते हैं? देखिए वृत्त के चाप का चिन्ह होता है इस तरीके के, जैसे कि आप आर्क बनाते हैं वैसा ही आपका चिन्ह होता है। इसमें देखिए ए पी आपकी आर्क है, जो ए पी है
एपी ये जो यहाँ पर है, ये देखिए ऐसे, ये वाली जो चाप है ये भी आपकी चाप कहलाएगी, वृत्त की चाप। और ये पीबी है, ये भी चाप होगी। और बीक्यू जो है ये भी आपकी चाप होगी। इस वाले में देख लीजिए, जो ईडी होती है ये भी आपकी चाप होती है। और देखिए, चाप आपके दो प्रकार के होते हैं, लघु चाप और दीर्घ चाप। अब देखिए, हम लोग लघु चाप और दीर्घ चाप को एकदम डिटेल से पढ़ लेते। और देखिए, लघु चाप को हम लोग इंग्लिश में माइनर आर्क कहते हैं। और देखिए, लघु चाप होता क्या है, यदि चाप की लंबाई अर्धवृत्त से कम हो तो उसे लघु चाप कहते हैं। और आपने अर्धवृत्त पढ़ा, जिसे कि वो कैसा होता है। देखिए, अर्धवृत्त कुछ इस प्रकार का होता है। और कह रहा है अर्धवृत्त से चाप छोटी होनी चाहिए, मतलब ये जो चाप है वो इधर बड़ी नहीं होनी चाहिए, वो आपकी इससे छोटी ही होगी। तो देखिए, लघु चाप देखिए, जैसे ये ए बी है, ए बी आपकी अर्धवृत्त है, कैसे होगा, ऐसे होगा या ऐसे होगा, तब भी ये उससे छोटी है, इसीलिए आप लघु चाप कहते हैं। और इसमें पी क्यू भी आपकी लघु चाप हो जाएगी। तो सिंपली आप ऐसे कर देंगे। दीर्घ चाप आपका क्या होता है, दीर्घ चाप को हम लोग इंग्लिश में मेजर आर्क कहते हैं। और ये दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा, और लघु का मतलब होता है छोटा। और दीर्घ का मतलब होता है अगर अर्धवृत्त से बड़ी चाप हो, जैसे ये हमारा अर्धवृत्त है, इससे बड़ी चाप हमारी हो जाए तो उसे हम लोग दीर्घ चाप कहते हैं। जैसे ए सी बी, आप आर्क को ऐसे भी लिख सकते हो, ए सी बी। और आप एक बात और इसमें देख रहे होंगे, ए बी जो आपकी लघु चाप है, तो आप इससे ये कह सकते हैं जहाँ भी दीर्घ चाप बनती है वहाँ आपकी लघु चाप भी होती है। तो सिंपली इसका यही मतलब है। ए सी बी आपकी लघु चाप है और ए पी आर भी लघु चाप है, क्योंकि ये ऐसे ही चाप जाएगी, आप इसे ऐसे नहीं ले जाएंगे। ऐसे ले जाएंगे तो लिखेंगे क्यू आर पी, और इसमें लिखा है पी आर क्यू, पी आर क्यू, तो ये इधर से ऐसे होगी, इसीलिए दीर्घ चाप है। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे वृत्त के त्रिज्यखंड। उससे पहले आप लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए और समझ लीजिए। देखिए, ये आपका वृत्त होता है, ये आपकी त्रिज्या आर ना समझिए, इसको 2 सेंटीमीटर समझ लीजिए। 2 सेंटीमीटर आपने समझ लिया। अब देखिए, इसको लिखने का भी एक तरीका होता है, और उसका तरीका देखिए होता क्या है। देखिए, इसको आप ऐसे नहीं लिखेंगे, ये आपका गलत नहीं है, इसको शॉर्ट में आप लोग लिख सकते हैं। और कैसे लिखेंगे शॉर्ट में, देखिए आपको, ये आपका क्या है, सर्कल, इसे इंग्लिश में सर्कल, तो आप सी लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, और इस केंद्र इसका क्या है, ओ केंद्र है, और त्रिज्या इसकी क्या है, 2। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, सर्कल मतलब वृत्त, एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है और उसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। ओके, आप इसे ऐसे लिखेंगे। अगर मैं इसकी त्रिज्या को एफ मान लूँ तो मैं ऐसे लिखूँगा, सी कोई वृत्त है जिसका केंद्र ओ है और उसकी त्रिज्या एफ है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं कि वृत्त का त्रिज्यखंड क्या होता है। वृत्त के अंतर्गत वह क्षेत्र जो एक चाप तथा त्रिज्याओं के एक युग्म का मतलब होता है जोड़े के द्वारा घिरा हुआ वृत्त का त्रिज्यखंड। अब देखिए, ये क्या रहा है, त्रिज्यखंड वो होता है जो एक चाप तथा 2 त्रिज्याओं के युग्म के बीच हो। ये जो बीच का क्षेत्र होता है ये आपका त्रिज्यखंड कहलाता है, इसे आप लोग सेक्टर कहते हैं इंग्लिश में। जैसे मैंने ये बनाया और उसी प्रकार मैंने ये बना दिया, इसे भी आप लोग त्रिज्यखंड कहेंगे। और आप लोग इसमें कुछ देख रहे होंगे कि ये भी आपका त्रिज्यखंड है। क्यों त्रिज्यखंड है, देखिए 2 आपकी त्रिज्याएं हैं और एक चाप है
और दो त्रिज्याओं के युग्म के बीच का घिरा क्षेत्र है वो त्रिज्यखंड होता है, तो ये भी त्रिज्यखंड होगा। अब देखिए इन दोनों के नाम होते हैं, ये आपको बड़ा त्रिज्यखंड दिख रहा है तो इसीलिए आप इसे दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं, ये छोटा दिख रहा है इसीलिए इसे लघु त्रिज्यखंड कहते हैं, जैसा मैंने यहाँ लिखा है। इसे आप लोग दीर्घ त्रिज्यखंड, इसे लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। तो इसका सिंपली यही था। अब देखिए वृत्तखंड हम लोग देख लेते हैं, जिसे आप लोग सेगमेंट कहते हैं। देखिए वृत्त की जीवा वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है और वो जो दो भाग होते हैं वो आपके वृत्तखंड कहलाते हैं। देखिए ये आपकी कोई जीवा है, उसने वृत्त को दो भागों में बांट दिया और एक ये भाग, तो इन दोनों को ही आप लोग वृत्तखंड कहते हैं। और चूँकि ये बड़ा है तो इसीलिए आप लोग इसे दीर्घ वृत्तखंड, इसे लघु वृत्तखंड, उसी प्रकार इसमें इसे दीर्घ वृत्तखंड, इसे लघु वृत्तखंड, और इसमें तो आपको ये बड़ा दिख रहा है तो इसीलिए दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड। तो इसका सिंपली यही होगा। तो देखिए आज की वीडियो में हमने देख लिया वृत्त की सभी बातों को, और आपको यदि इसी तरीके की वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए।